हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी हम रीट की तैयारी के निमित्त शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। 8 विधियाँ हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे क्रमांक 9 विधि और उस विधि का नाम है इकाई विधि। बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछी भी गई है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हो या नवोदय विद्यालय की भर्ती हो या दिल्ली बोर्ड द्वारा ली जाने वाली अधीनस्थ परीक्षा हो पीजीटी टीजीटी में, या राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली टेट परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो। सभी परीक्षाओं में इस विधि से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी अगली विधि, जिसका नाम है इकाई विधि। इकाई विधि इस योजना का प्रतिपादन, यानी सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं उन शिक्षा शास्त्री का नाम है श्री मॉरिसन महोदय। सभी याद रखेंगे, इकाई विधि को शुरू करने वाले जिन महोदय का नाम है उनका नाम है मॉरिसन महोदय। इकाई विधि के जन्मदाता हैं मॉरिसन महोदय। अब इकाई विधि क्या होती है? विषय वस्तु को संग्रहित रूप में इकट्ठा करना और प्रस्तुत करना, उसी को हम इकाई कहते हैं। विभाजन करना, इकाई। सबसे पहले हर्बर्ट महोदय ने, कल 8वीं विधि मन में पढ़ा था हर्बर्ट की पंचपदी, तो उन्होंने सबसे पहले पाठ योजना बनाई थी। पाठ योजना हर्बर्ट ने बनाई थी। तो हर्बर्ट ने इस इकाई विधि की जो अवधारणा है सबसे पहले प्रस्तुत की और बाद में शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इस विधि का प्रयोग 1920 ईस्वी से हुआ, जबकि हर्बर्ट महोदय ने 1838 में ही इस विधि की अवधारणा दे दी थी। लेकिन इकाई विधि के रूप में मॉरिसन ने इस विधि की शुरुआत की, इसलिए मॉरिसन को इकाई विधि का जन्मदाता कहते हैं। इकाई के अंतर्गत पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र और अध्यापक के मध्य क्रियाएं, सहायक सामग्री का कैसे उपयोग करना, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन के तरीकों को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि बालक को तुरंत पाठ्य वस्तु समझ में आ जाए। कुछ परिभाषाएं हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले परिभाषा है बोसिंग महोदय की। उनके अनुसार इकाई अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है, लंबी चौड़ी श्रृंखला है, जो विकसित होने पर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है और उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। बालक बदल जाता है इकाई योजना के बाद, क्योंकि बालक को पाठ समझ में आना शुरू हो जाता है, पाठ्य वस्तु समझ में आनी शुरू हो जाती है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा कहना है बोसिंग महोदय का। अगली परिभाषा है थॉमस एम रिस्क महोदय के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई योजना किसी समस्या या योजना जो भी है उससे संबंधित जो क्रिया होती है उसकी एकता, समग्रता को प्रकट करती है, किस प्रकार से बालक उसको सीख पाएगा। मॉरिसन महोदय जो इकाई योजना के जनक कहलाते हैं, उनके अनुसार इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यवहार का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलप होती है इकाई योजना से। ध्यान करेंगे, डॉक्टर मॉरिसन ने सबसे पहले इकाई विधि की शुरुआत की। आइए हम अब चलते हैं कुछ और परिभाषाओं की ओर और इकाई विधि के क्या विशेषताएं हैं, क्या दोष है, उनकी ओर। आइए चलते हैं अब अगली परिभाषा की ओर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT, जो संपूर्ण भारत में पाठ्यक्रम निर्माण
करती है, उसका प्रयोग करती है, वह संस्था है NCERT। उन्होंने भी इकाई इस विधि की परिभाषा दी है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है, तरीका है, जो छात्रों को समवेत रूप में, एक साथ समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, सभी इसको याद भी करेंगे। NCERT के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। आइए अब चलते हैं, इकाई विधि है वो इसका स्वरूप क्या है। तो शिक्षण इकाई का स्वरूप, शिक्षण इकाई का स्वरूप दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातें याद करेंगे। सबसे पहले है हम पढ़ा रहे तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ाते हैं। दूसरा, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या प्रकृति है। तो विषय वस्तु की प्रकृति और शिक्षण का उद्देश्य, इस प्रकार से इकाई का जो स्वरूप है वो दो बातों पर निर्भर करता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है, इकाई गठन के आधार। अपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें इस पर ऐसा प्रश्न आता है, तो याद करेंगे इकाई गठन के आधार कौन कौन से। सबसे पहला है गहन अध्ययन के पाठ। उन पाठों को आप इकाई में बांट सकते हैं, या द्रुत वाचन के पाठ जो शीघ्रता से कविता इत्यादि है, ऐसे पाठ। विद्यार्थियों की भूलों के निराकरणार्थ पाठ, विद्यार्थी भूले नहीं, इसको दूर करने के लिए, उनकी भूलों को दूर करने के लिए भी पाठ का इकाई में बांट सकते हैं। और विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक के अलावा भी ज्ञान देने के लिए पाठ्य पुस्तक के पाठों से बाहर की इकाई भी पाठकों बालकों को समझानी चाहिए। तो ये हुए इकाई गठन के चार आधार: गहन अध्ययन के पाठ, द्रुत वाचन के पाठ, विद्यार्थियों की भूलों के निराकरणार्थ पाठ, पाठ्य पुस्तक के पाठों से बाहर की इकाई। अब हम चलते हैं इकाई योजना की आवश्यकता। आखिर क्या आवश्यकता है इकाई योजना की, बालक को ऐसे ही कक्षा में जाके पढ़ाया जा सकता है। आइए इकाई योजना की क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे खंड का ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए सरल होता है। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बालकों को सिखाते हैं तो बालक आसानी से सीखता है, और बालक की क्या उत्पन्न होती है, रुचि, क्योंकि उसके समझ में आ जाएगा तो उसको उदासीन नहीं होगा, उसको लेकर के उसकी रुचि बढ़ेगी। इसलिए छोटे खंड का ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए सरल होता है। अगला, इकाई के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों व शिक्षण की रूपरेखा का ज्ञान हो जाता है कि शिक्षण किस लिए करवाया जा रहा है और उसकी क्या रूपरेखा है। इन दोनों का ज्ञान इकाई विधि के द्वारा हो जाता है। अगला, इकाई की रोचक प्रस्तावना का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि छात्र उसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। अब क्या होगा, क्योंकि एक इकाई पढ़ने के बाद बालक की इच्छा होती है कि मैं अगली इकाई में जाऊं। अगली इकाई में क्या दिया हुआ, वो ये सीखना चाहता है, वो ये जानना चाहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इकाई योजना की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं इकाई योजना के उद्देश्यों की ओर। अब हम चलते हैं इकाई योजना के उद्देश्यों की ओर। इकाई योजना के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के हम इकाई योजना बनाते हैं, पाठ का विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले है पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार संगठित करना, बांटना, ताकि बालक आराम से पढ़ सके, उसकी रुचि बन सके उस पाठ को पढ़ने में। इकाई योजना रहेगी तो छोटा छोटा चैप्टर उसके पास जाएगा तो बालक की रुचि बढ़ेगी। अगला, पाठ्य सामग्री को सरल एवं व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करना। यह भी इकाई योजना का उद्देश्य है कि सरल भाषा में और व्यवहारिक रूप में, कठिन नहीं होना चाहिए ताकि बालक उसको आराम से पढ़ सके। अगला उद्देश्य है छात्रों को ज्ञानार्जन के लिए अभिप्रेरित करना, तैयार करना। छोटी इकाई रहेगी तो बालक पढ़ेगा तो उसका ज्ञान का अर्जन होगा, ज्ञान बढ़ेगा। यह भी इकाई योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है उप इकाइयों की समाप्ति पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना। जब हम छोटी छोटी इकाइयाँ बनाते हैं तो बालक ने उन इकाइयों से क्या सीखा है। छोटी इकाई रहेगी तो बालक का मूल्यांकन करना,
इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना सरल हो जाता है। इसलिए ये इकाई योजना के उद्देश्य हैं, हम सभी ध्यान करेंगे। अब अगला है मॉरिसन, जिन्होंने इकाई विधि दी है, उन्होंने भी 5 शिक्षण के पद दिए हैं। ध्यान करना, बहुत अंतर है। हर्बर्ट की भी पंचपदी है, वो पाठ योजना है। यहाँ मॉरिसन द्वारा भी शिक्षण के 5 पद दिए गए हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान की खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा संगठन और 5वां वाचन। यानी मॉरिसन जिन्होंने इकाई विधि की स्थापना की, इकाई विधि के जनक जो कहलाते हैं, उनके अनुसार शिक्षण के 5 पद हैं। पहला पद पूर्व ज्ञान की खोज, बालक को कितना आता है ये हमें पहले पता करना होता है। जब हम पता चल जाता है कि बालक को इतना पूर्व ज्ञान है, तो हम उसमें नवीन ज्ञान जोड़ते हैं, नवीन ज्ञान की हम प्रस्तुति करते हैं। जब नवीन ज्ञान प्रस्तुत कर दिया जाता है तो बालक उसको आत्मीकरण करता है, सीखता है, जानता है। जब उसमें बालक सीख जाता है, समझ जाता है, अपने आप में ढाल लेता है उसको, तब संगठन यानी संपूर्ण पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान जो प्राप्त किया बालक ने, उसमें उसने क्या सीखा है, अंत में बालक उसको बोल सके, उसका वाचन कर सके। ये शिक्षण के 5 पद हैं। आइए हम चलते हैं अब इकाई विधि के क्या गुण है, क्या दोष है, उनकी ओर। अब हम चलते हैं इकाई विधि के लाभ, क्या विशेषता है वो हम पढ़ चुके हैं, क्या उद्देश्य वो ले चुके हैं। अब इसके क्या लाभ हैं उनकी ओर। इकाई विधि, सबसे पहले छात्रों में सहयोग, विनम्रता, नेतृत्व, सहकारिता, धैर्य, सहनशीलता, ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है। सहयोग की भावना, छात्र छोटी का रहेगी तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। विनम्रता रहेगी, सीखने की जिज्ञासा रहेगी। नेतृत्व क्षमता, अगर कोई बालक अच्छा सीख रहा है तो वो सबका नेतृत्व कर सकता है। सहकारिता, सबको साथ लेके चलने का भाव। धैर्यपूर्वक उसको समझने का प्रयत्न करता है। सहनशीलता, क्योंकि छोटी का ही तो जल्दबाजी नहीं करेगा, तो उसमें सहनशीलता का भाव भी पैदा होगा, हड़बड़ी नहीं होगी। ऐसे गुणों का विकास हम इकाई विधि के द्वारा बालकों में कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण किया जा सकता है। बालक स्वयं बैठ के पढ़े, स्वयं अध्ययन करे, ये इकाई विधि का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यह बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यह विधि छोटी है, इकाई बटी हुई है, तो बालक रुचिपूर्वक उस विधि को पढ़ता है, उस पाठ को पढ़ता है इकाई विधि के द्वारा। अगला, इसके द्वारा छात्रों में योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। बालक खुद भी समझ सकता है कि अब मुझे पाठ को इस ढंग से प्रस्तुत करना है या इस पाठ को इस ढंग से इकाई में बांटना है, तो बालक में भी ये गुण उत्पन्न हो जाता है। ये तो कुछ थे इकाई विधि के लाभ, और हर विषय में कुछ न कुछ दोष भी होते हैं। आइए अब चलते हैं इकाई विधि के दोष की ओर। इस विधि द्वारा छात्रों में सौंदर्य भावना का विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक इकाइयों में बांट देते हैं पाठ को, तो पाठ का जो सौंदर्य आना चाहिए पूरे का एक साथ, वो नहीं आता। छोटी छोटी इकाई में पाठ पढ़ता है बालक, तो सौंदर्य भावना समाप्त हो जाती है। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक की जरा सी असावधानी, शिक्षक थोड़ा सा अगर लापरवाह रहा, थोड़ी सी उसने असावधानी की, तो छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो सकता है। अगर छात्र ने इकाई योजना को बांटने में गलती कर दी तो छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि छात्र अध्यापक के निर्देश में काम कर रहा है, और अगर अध्यापक ने सावधानी नहीं रखी और गलत पाठ को बांट दिया, विभाजन कर दिया, इकाई में विभाजन किया, तो छात्रों का समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को पुनः नए सिरे से शुरू करना होगा। इन शिक्षण पदों का सभी विषयों के शिक्षण में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ विषय होते हैं जैसे गणित विषय, तो गणित विषय में अगर हम इकाई में बांटते हैं तो एक प्रश्न पूरा होगा या एक भाग पूरा होगा, तो इकाई योजना सभी विषयों में लागू नहीं हो सकती है। और अगली जो इसकी विधि का बहुत बड़ा दोष है, यह विधि अपने में अधिक यांत्रिक होती है। बालक को स्वतः करके सीखने का भाव नहीं होता, क्योंकि
पहले से ही बालक को इकाई में बांट देते हैं कि ये इतना पढ़ना है, इतना जानना है, इतना समझना है। बालक उस पैटर्न में, उस सीमा रेखा के अंदर बंध जाता है। बालक मशीन के समान, यंत्र के समान हो जाता है। बस उस इकाई को पढ़ना, उसको घर जाके समझना, उसके निमित्त काम करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना। तो बालक मशीन के जैसा हो जाता है, यांत्रिक बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा इकाई योजना की परिभाषाएं, इकाई योजना के उद्देश्य, इकाई योजना के प्रकार, इकाई योजना के लाभ और इकाई योजना के दोष। सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से आप सभी बिंदुओं को पढ़िए और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा। आप इसकी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी विधियां हमने पहले पढ़ी है, 8 विधियां, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहां से आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इकाई योजना, जो इकाई विधि है, इकाई निर्माण पद्धति है, वो आपने सीखी होगी, समझी होगी, जानी होगी। लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।